आपने कभी ना कभी तो बैंक अकाउंट खुलवाया होगा। नहीं खुलवाया तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो की होगी, जैसे कि डीमैट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह, इन सब में तो डील किया होगा। तो क्या आपके बैंकर ने कभी ये पूछा है आपसे कि सर, ये जो अकाउंट आप खुलवा रहे हैं इसमें नॉमिनेशन किसको रखना है? नॉमिनेशन मतलब नॉमिनी किसको बनाना है इस अकाउंट में? तो फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। मेरे चैनल का नाम है इनसाइड बैंकिंग, जिसमें कि बैंकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले की, जब मैं एक प्राइवेट बैंक में वर्किंग था। सुबह के करीब 11 बजे होंगे, तभी मेरे पास किसी कस्टमर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि सर, क्या आप मेरा अकाउंट खोल सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल सर, खोल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया कि सर, ड्यू टू सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू कम टू योर ब्रांच, किसी रीज़न की वजह से मैं आपके ब्रांच में नहीं आ सकता, तो क्या आप मेरे घर पे आकर के अकाउंट खोल सकते हैं? मैंने उनको बोला ठीक है सर, आप अपना एड्रेस मुझे बताइए और मैं आपके घर पे थोड़ी देर में आता हूँ। और उनका जो एड्रेस था रोहिणी, दिल्ली का था। तो मैं उनके घर पे गया और अकाउंट ओपनिंग की सारी फॉर्मेलिटीज़ मैं पूरी करने लगा। जब अकाउंट ओपनिंग पूरी फॉर्मेलिटीज़ होगी तो तब लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि सर, आपने तो नॉमिनेशन ही नहीं लिया, आपने तो नॉमिनी की डिटेल ही नहीं पूछी मुझसे। ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम पे नॉमिनी की डिटेल नहीं लेता था, मैं सारे जो भी अकाउंट्स वगैरह ओपन होते थे मैं नॉमिनी की प्रॉपर डिटेल्स लिया करता था। बट उस दिन मैं, पता नहीं क्या हुआ, मैं स्किप कर गया कि नॉमिनी की डिटेल्स लेना। और उनकी ये बात सुन करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। बट फिर भी मैंने उनको बोला ठीक है सर, सॉरी, मैं आपके डिटेल लेना भूल गया, आप बताइए कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने नॉमिनी की जो भी डिटेल्स थी वो पूरी डिटेल्स मुझे बताई और मैंने फॉर्म पे हैज़ इट इज़ लिख दी। उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि एक गवर्नमेंट बैंक में उन्होंने एक अकाउंट खुलवा रखा था अपनी वाइफ के नाम से, और उसमें उन्होंने अपने कुछ अमाउंट अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। करीब अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, करीब 1 करोड़ रुपये था। और रिसेंटली उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस अकाउंट में कोई भी, किसी को भी नॉमिनी नहीं रखा था। अपनी वाइफ के अकाउंट में कोई भी नॉमिनी नहीं था। कायदे से इनका नाम होना चाहिए था, इनको नॉमिनी बनना चाहिए था, क्योंकि हस्बैंड स्पाउस हैं और अकाउंट भी इन्होंने ही खुलवाया, अमाउंट भी इन्होंने ही ट्रांसफ़र करवाया। तो इनको चाहिए था कि ये खुद को नॉमिनी बना ले। बट उन्होंने किसी को भी उनको शायद नॉलेज नहीं थी, बैंकर्स ने भी इतना ध्यान नहीं दिया और विदाउट नॉमिनी अकाउंट ओपन हो गया। जब ये गए वहाँ पे, जब इनकी मैम, जो इनकी जो वाइफ थी वो एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद जब ये गए वहाँ पर बैंक में अपने पैसा रिकवर करने के लिए, तो बैंक ने पैसा देने से साफ मना कर दिया। बैंक ने बोला कि भाई, आपके अकाउंट में तो कोई नॉमिनी ही नहीं है, मैं इनके अकाउंट में तो कोई नॉमिनी ही नहीं थी। तो इस केस में आप जाइए, कोर्ट में जाइए और कोर्ट से लिखवा के लाइए कि अमाउंट किसको हम दें, तब हम पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर इस चीज़ को मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन डिसाइड करने वाला कोर्ट है कि पैसा वो किसको देगा। मतलब मेरा पैसा कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या किसको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं था, अकाउंट में नॉमिनी की डिटेल्स मेंशन नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सपीरियंस और है मेरे पास। करीब ये आज से कोरोना के टाइम की बात है, करीब 3 साल पुरानी बात रही होगी, कि रात को मैं सो रहा था 11 बजे, तभी मेरे फ्रेंड का एक फ़ोन आता है और वो पूछता है कि भाई, मेरे जिया जी हैं, उनका ये अकाउंट है इस बैंक में, तो क्या पता चल सकता है कि इस अकाउंट में नॉमिनी कौन है? तो मैं भी शॉक हो गया कि भाई, तुम्हारे जिया जी का अकाउंट है तो उनसे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन फिर उसने ये मुझे ये चीज़ बताई कि 1 महीने पहले उनकी जिया जी की डेथ हो गई है किसी रीज़न से। तो अभी पता नहीं लग पा रहा है कि नॉमिनी कौन है। ये अकाउंट नंबर तो हमने रिकवर कर लिया है, उनकी पासबुक वगैरह हमने देख ली है, मिल गई है हमको, लेकिन इस अकाउंट में नॉमिनी कौन है और इसमें अमाउंट कितना है, ये चीज़ उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था पता फाइंड आउट करना। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला, उसको बोला कि भाई एक काम करो, तुम अपनी सिस्टर को बैंक भेज दो और उस बैंक में जा कर के किसी स्टाफ से मेरी बात करा देना। वो जो बैंक था मेरा नोन था, वहाँ पे सारे स्टाफ मुझे जानते थे। तो मैंने उसको ये चीज़ बोला, तो उसने बोला ठीक है, मैं कल अपनी सिस्टर को बैंक भेज देता हूँ और वहाँ पे किसी स्टाफ से बात करवा दूँगा। लेकिन यहाँ पे भी वही हुआ जिस चीज़ का डर था। जब वो बैंक गई वहाँ पे और जब अकाउंट की डिटेल्स चेक की, तो उसमें करीब 50 लाख रुपीज़ पड़े हुए थे, लेकिन
कोई भी नॉमिनी नहीं था उस केस में। विदाउट ये, हाँ जी, ये अकाउंट भी विदाउट नॉमिनेशन ही ओपन हुआ था। और वहाँ पर भी वही चीज़ एप्लीकेबल हो रही थी जो कि मैंने आपको पहले फर्स्ट स्टोरी में बताया था कि बैंक ने बोला कि हम ऐसे अमाउंट नहीं देंगे, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जो कोर्ट जिसको बोलेगा हम उसी को पैसा वापस करेंगे, उसी को अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि नॉमिनी नहीं है इस अकाउंट में। जो चला गया है उसने अकाउंट में किसी को नॉमिनी बनाया ही नहीं है। और सच कह रहा हूँ, ये कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरी है जो कि मेरे साथ हो चुका है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, इस तरह का कुछ भी लेन देन करते हैं, जैसे अकाउंट खुलवाना, डीमैट, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस में तो नॉमिनेशन कंपलसरी होता है, बट अकाउंट्स वगैरह में कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह कोई भी डील करते हैं तो उसमें नॉमिनी की डिटेल ज़रूर डालिए। और नॉमिनी की डिटेल डालना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें आप नॉमिनी के डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए होते हैं, ना तो उनका पैन कार्ड चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए, ना कोई और डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए होता। बस चाहिए होती है 3 चीज़ें चाहिए होती है। पहला, नॉमिनी का नाम, दूसरा नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा रिलेशन, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। और नॉमिनी जो होता है आप केवल अपने ब्लड रिलेशन में ही बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अपने किसी यार दोस्तों को बना दो, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है बैंक की नज़र में। तो ये 3 डिटेल जो आप बैंक को देंगे बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लेम का टाइम आता है तो उस टाइम पे सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। अभी तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, अभी आप जो बोलोगे बैंक उस चीज़ को मान लेगा, लेकिन जब क्लेम देने का टाइम आता है, जब क्लेम इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उस टाइम पे सारी चीज़ों की जांच पड़ताल, उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और उसके बाद ही पैसा जो नॉमिनी होता है उसको दिया जाता है। अगर बैंक को लगता है कि हाँ ये ही इज़ द राइट पर्सन, इसको पैसा दे देना चाहिए, तभी बैंक उसको पैसा देता है, अदरवाइज नहीं देता। एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा इस वीडियो के साथ, कि अगर आप नॉमिनी या किसी माइनर को चूज़ करते हैं जिसकी एज 18 ईयर्स से लेस देन 18 ईयर्स है, तो उस केस में आपको अपॉइंटी भी चूज़ करना पड़ेगा। अपॉइंटी इसलिए क्योंकि बच्चे की उम्र अभी 18 साल से कम है, जो बच्चा है वो उसकी एज बहुत कम है, अभी 18 ईयर्स से बिलो है, और उसके 18 ईयर्स होने तक उस बीच में, फॉर एग्जांपल उसकी एज अभी 5 साल की है और जब वो बच्चा 10 साल का हो जाता है, उस टाइम पे अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो जो भी अमाउंट है उस बच्चे को के बिहाफ पे जो अपॉइंटी चूज करना पड़ता है आपको, उस अपॉइंटी को मिलेगा। ठीक है, वो बच्चे को नहीं मिलता, अपॉइंटी को मिलता है कि बच्चा अभी नाबालिग है, तो अपॉइंटी जिसको आप चूज करेंगे, जिसको चूज करेंगे उसको अमाउंट मिलेगा और वो अपने पे वो पैसा खर्च नहीं कर सकता, पैसा अपॉइंटी के पास रहेगा। जिस दिन बच्चा 18 साल का हो जाएगा पैसा बच्चे के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है लेकिन ज़रूरी बहुत है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब क्लेम का टाइम आता है ना, जब इस तरह की कोई चीज़ें होती घटित होती हैं और फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता कब क्या होने वाला है, हम नहीं कह सकते, तो उस टाइम पे बहुत पेन होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है नॉमिनी को, जो असली हकदार है उन पैसों का, उन अमाउंट का जो उसके प्रियजन छोड़ के चले गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंत करते हैं। बहुत जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।